हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फाइनली जिस वीडियो का वेट था आप लोगों को, वो वीडियो आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो बायो का स्टार्ट हो चुका है, बट फिजिकल साइंस और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस का, ठीक है। तो जो बताया था मैंने कि 600 प्लस जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो इजी नोट्स के अलग बुक से है, ठीक है। तो इजी नोट नहीं है और ना ही जो पवन पब्लिकेशन वाली शायद थी उससे भी नहीं है, ये दूसरी बुक है गोल्डन की, उससे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल, क्योंकि अभी जो आगे वीडियोस आएंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेंगी और बीच बीच में जो मैं टिप्स देता हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा भौतिक विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो में अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही हम लोग हर वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस पे तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत और ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन और लेजर अभियांत्रिकी। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो किसकी किसकी भूमिका है उसको भी देख लेते हैं। मुद्रित सामग्री की है, संदेश प्रणाली की है और टेलीफोन की भी है। फिर इसके बाद है, उद्देश्यों के प्रकार है, कौन से उद्देश्यों के प्रकार है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, शैक्षिक उद्देश्य भी है और शिक्षण उद्देश्य भी है। फिर है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। अब देखिए विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था, तो आंसर हो जाएगा बी.एस. ब्लूम ने प्रस्तुत किया था। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया किसने किया, बी.एस. ब्लूम ने किया। फिर इसके बाद है, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया है किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्रैथवॉल तथा मसीहा ने किया है। और फिर इसके बाद है, उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं। तो कितने पक्ष होते हैं, इस पे ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 3 पक्ष होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 और इस पे है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है, ठीक है। तो ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोध, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान बोध प्रयोग, ऑप्शन बी। इस पे थोड़ा सा डाउट है, मुझे लग रहा तीनों है। चलिए देखिएगा, अभी इस पे देख के बताते हैं फिर, ठीक है। और प्रकरण दृष्टिकोण से मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवयवी सिद्धांत पर आधारित है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षण से प्रविधि का कार्यान्वयन से किया जाता है। तो किससे किया जाता है, शिक्षण से क्रियाओं से किया जाता है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, यथार्थ ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक पर्यटन से। और संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं, तो किसको प्रयुक्त करते हैं, वस्तुओं को प्रयुक्त करते हैं, प्रतिमानों को करते हैं और आकृतियों को भी करते हैं। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य घटक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, पाठ्यवस्तु, संप्रेषण और सहायक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोप्रेसी ने संपूर्ण की परीक्षण को विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। बट इस पे से थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे कि ये देखिए इस पे नीचे वाले में साइन नहीं है, तो साइन का थोड़ा सा इशू आ जाएगा इस पे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग उस पर हटा दीजिए तो ज़्यादा ही सही रहेगा। वैसे ये हो जाएगा, अगर आता है ऑप्शन तो 2r1/1, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ होगा और r1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं बुक में। फिर इसका आंसर देखिए बी होगा, बट इससे प्लस या माइनस होगा कुछ, तो बुक में देख लेके फिर बताते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से, नकल संज्ञेय अपराध है किसने घोषित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, बी.एस. ब्लूम के व्यवहार से परिवर्तन के वर्ग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। फिर है, बी.एस. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया है, कितने पक्ष में विभाजित किया है, तो 6 में हो जाएगा। फिर इसके बाद है, रॉबर्ट मैगर्स ने शिक्षण से लक्ष्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए किसके टैक्सोनॉमी को आधार बनाया था। तो इसका आंसर देखिए, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं,
प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है ये वाले क्वेश्चंस की टैक्सोनॉमी के आधार पर, तो आंसर सीधे क्या हो जाएगा, ब्लूम। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जहाँ आए तो ब्लूम आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट मैगर को। ठीक है, और ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो चुका है। RCEM सिस्टम का तात्पर्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बस खाली मैसूर याद रखिएगा, बाकी सारे आपको मिल जाएंगे। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, और अच्छा ये काउंसिल है, ठीक है, ये थोड़ा सा काउंसिल है, ध्यान दीजिएगा, मैसूर दोनों में लिखा है, बट रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है RCM सिस्टम में ज्ञानात्मक उद्देश्यों को विभाजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 उद्देश्यों में विभाजित किया जाता है। और फिर है RCEM सिस्टम का अंतिम पद है, तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। और फिर है क्रियात्मक या फिर शारीरिक लक्ष्यों को 6 पदों में विभाजित किया, तो किसने किया था, कर्थवाल एवंस मसीहा ने किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, इस पे दिया गया है क्रियात्मक या शारीरिक लक्ष्यों को 6 पदों में विभाजित किया था, तो किसने किया था, सिम्पसन ने किया था। और फिर इसके बाद रॉबर्ट मैगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं का विकास किया, तो आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कठिनाई स्तर डीएस ज्ञात सूत्र है, तो देखिए इस पर भी प्लस माइनस का कुछ इशू है, तो इसको भी सर्कल कर लीजिए आप लोग। और फिर इसके बाद 26 में भी वही है, ठीक है, तो 26 भी हटा दीजिए। और फिर इसके बाद माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो सभी उद्देश्य हैं, इस पर क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। छात्रों में पर्यावरण एवं से प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, और भौतिकी के सामाजिक उपयोग समझना, और वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना। ठीक है, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए रिपीट, तो 2 भागों में बांटा गया है इसको। और निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठोस द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, ये एक सामान्य उद्देश्य नहीं है। फिर इसके बाद उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों होता है, तो बी में है व्यापक और असीमित होता है। फिर है प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है, तो कैसा क्षेत्र होता है, तो सी ऑप्शन संकुचित और सीमित क्षेत्र होता है। और उद्देश्य शब्द मिलकर बना है, तो किससे मिलकर बना है, सभी से, उत भी है, दिश भी है और या भी है। फिर इसके बाद उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन। और फिर नेक्स्ट है निम्न में से किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है, तो किसका हो जाएगा, उद्देश्य या लक्ष्य का जो मापन है वो संभव नहीं है। फिर है अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, तो कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। पहले में दिया गया विषय वस्तु का चुनाव, ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर है विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव। फिर है कक्षा की शिक्षण नीति का सही निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है, ठीक है, तो किस शब्द से बना है, इसका आंसर हो जाएगा लक्षित से बना है। और निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, तो विशिष्ट उद्देश्य कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन से विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 38 उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है, तो कौन सा स्रोत नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोविज्ञान है ये। और प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्राय किसकी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक की। फिर है 40 नंबर, और इस पर दिए गए उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है, क्योंकि ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, या परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है, इसकी सहायता में मूल्यांकन एवं मापा संभव होता है, श्रव्य सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 इसका स्रोत किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है, तो आंसर हो जाएगा प्राप्य उद्देश्य का। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है विज्ञान से शिक्षण
विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्था पर। और क्वेश्चन नंबर 43, कक्षा 8 की भौतिक में कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे। फिर इसके बाद 8 में है, कक्षा 8 को भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से कार्बन। छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे। फिर है ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ब्लूम के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रण नहीं होगा। और भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपन। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया? क्रियात्मक पक्ष पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिम्पसन के द्वारा हो जाएगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, तो क्या संबंधित है? ज्ञान, बोध, कार्य, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य करना। फिर है भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ठीक है, ब्लूम और कर्तवाल और मसीहा तीनों को मिलाकर किया गया था, तीनों ने मिलकर किया था मतलब कि। और फिर इसके बाद विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित है, कैसे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष से। और निम्न में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, इसलिए नहीं है। और फिर इसके बाद है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है? अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है। ठीक है, तो ये गुण नहीं है। फिर इसके बाद 54 में दिया गया RCEM उपागम की विशेषता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो उपागम द्वारा पाठ नियोजन से अत्यंत सरल है, और उपागम में प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, और उपागम में मानसिक योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120। फिर RCEM का पूरा नाम क्या है? अभी इस क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर चुके हैं, बट इसका ऑप्शन गलत है। ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, ये गलत है ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? ए कर लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए कर लिया, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मैसूर। ठीक है, ये महाराष्ट्र वाला नहीं होगा, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो मैसूर वाला हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 57, और इसमें दिया गया ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के कितने स्तर होते हैं? तो कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। और फिर है विश्लेषण का स्तर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना, ये स्तर नहीं है। फिर इसके बाद है अवबोधन के अंतर्गत किस प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाठन का। और आदत निर्माण का किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष से। और फिर अरे कहाँ गया? हाँ, फिर ईयर वाले क्वेश्चन से आ गए। 61 में है ज्ञानात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 61, ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इस पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा डी की जगह आप बी कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डी नहीं है, ये बी हो गया। और क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 69। ठीक है, 1969 में किया गया था। अब देखिए इस पे थोड़ा सा मुझे लगा गलत प्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन सही कर लीजिए। यहाँ पे नीचे वाले में ऊपर वाले में बी होगा और नीचे वाले में डी होगा। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? 1954 में। और क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? 1969 में। फिर इसके बाद है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष ब्लूम, कर्थवाल, किसके? ब्लूम हो गया,
और कर्थवाल हो गया और मसीहा द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 1964। ठीक है, 1964। ये तीनों ऑप्शन में कुछ गलत हो गया है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, 19 ज्ञानात्मक पक्ष है और फिर इसके बाद क्रियात्मक है, फिर है भावात्मक है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका 54 हो जाएगा, इसका 61 हो जाएगा और इसका 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, अनुवाद, व्याख्या और बाह्य वेशन को किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य निर्धारण में। ठीक है, मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किया जाता है। फिर है व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रोत्साहन है, व्यावसायिक शिक्षा भी है और वेतनमान भी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 66, मूल्यांकन का प्रकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो सभी प्रकार हो जाएंगे इसमें। स्थापना तथा निर्णयात्मक मूल्यांकन, दिनात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक मूल्यांकन। और फिर मूल्यांकन द्वारा किस में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी में। ठीक है, तो पहला हो जाएगा शिक्षण, दूसरा हो जाएगा परीक्षण से एवं परीक्षण, परीक्षा एवं परीक्षण में और पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए ये वाले क्वेश्चन। और फिर क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया मूल्यांकन में निहित महत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन इस पे, पहला मतलब कि जो ऑप्शन दिया गया है वो है बालक में निहित योग्यताओं के संबंध में जानकारी और उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के संबंध में जानकारी और छात्रों की उपलब्धि के संबंध में जानकारी। फिर इसके बाद है 69 में शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया था। तो किसने जोर दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। फिर इसके बाद है शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल साइंस का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस को देखे हैं। फिर इसके बाद हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 600 सीरीज़ के हैं उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।